प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोगों ने कल पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 तक, जिसमें हमने विधि पूर्ण कार्य में दुर्घटना को पढ़ा था। आज हम उससे आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे धारा 19 सेक्शन 19, जिसमें क्या कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। ठीक है, ये आईपीसी की धारा 81 है। अगर हम पुरानी किताब की तरफ इशारा करें तो ये सेक्शन 81 है। ठीक है, और नई धारा हमारी क्या है, धारा 19 है। तो नई धारा भी याद रखना है और पुरानी धारा भी याद रखना है। अब क्या कहा जा रहा है कि एक नुकसान की बात की जा रही है कि एक नुकसान होना संभव है, और ये जानते हुए भी हम ये कार्य कर रहे हैं कि ये नुकसान होगा, लेकिन हमारा आशय आपराधिक नहीं है। ये जानते हुए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसकी हेडिंग ये कहती है, अंदर देखिए क्या है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है। समझते हैं, थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लें फिर समझते हैं इसको। Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. अब दोनों में से हमने जो बातें समझी हैं, हम उसे आगे चल के देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती हैं। देखिए, यहाँ हमने जो पढ़ रखा है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि एक अपहानि, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अपहानि ये क्या है, संभव है, संभाव्य है, यानी कोई नुकसान होना संभव है। जो नुकसान होना संभव है इसके बारे में क्या है, हम जानते हैं, यानी हमें इसकी जानकारी है। जानकारी होते हुए, जानते हुए, लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय के, बिना किसी आपराधिक आशय के। आपराधिक आशय माने क्रिमिनल इंटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं। बिना किसी आपराधिक आशय के अगर कोई कार्य किया जाता है और उससे कोई अन्य अपहानि होती है, अन्य अपहानि यानी कोई अन्य नुकसान होता है, तो इसे हम अपराध नहीं कहेंगे, अपराध नहीं कहा जाएगा। यह है धारा। यानी इसमें दो तरह के नुकसान है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक नुकसान है कौन सा, एक नुकसान है हमारा पहला ये, दूसरा नुकसान कौन सा है हमारा, ये है जिसे हम अन्य अपहानि कह रहे हैं। इसके बीच में जो घटना है कि हम जान रहे हैं कि नुकसान होने वाला है, ये हम जानते हुए कार्य कर रहे हैं कि नुकसान होगा, और इसको जानते हैं लेकिन हमारे मन में कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब वी डोंट हैव एनी क्रिमिनल इंटेंशन। अगर कोई हमारे दिमाग में कोई आपराधिक आशय नहीं है और फिर हम कोई कार्य करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, तो कहा गया है कि ऐसे कार्य को हम अपराध की कोटि में नहीं रख सकते। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उदाहरण ही ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर एक दृश्य बनाते हैं। एक जो है, एक जहाज है। ये एक जहाज है पानी का, और एक दूसरा जहाज भी है साइड में। एक छोटी नाव है, और ये जो दृश्य है वो है डीप सी का।
ये है गहरा समुद्र। इमेजिन करना है, इसको समझना है। ये क्या है? डीप सी, गहरा समुद्र है ये। इस स्थिति में ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है कि ये है सिप ए, ये है सिप बी, और ये छोटी सी नाव है सी। इस सिप में बैठे हैं 3500 लोग, इसमें बैठे हैं 2000 लोग, इस नाव में बैठे हैं 15 लोग। एक सिचुएशन आपके सामने आ रही है, उसको समझने की जरूरत है। समुद्र में, गहरे समुद्र में चलते चलते, टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी, समुद्र में कोई रोड नहीं होता, बस चलती ही चीजें। प्रकाश स्तंभ होते हैं, लाइट हाउस उन्हें कहा जाता है, दूर से चमकते हैं, रोशनी होती है। वहां कोई हाईवे और कोई वहां पर एक्सप्रेस वे नहीं होता, वो पानी है, चल रहे हैं। चलते चलते अचानक क्या हुआ, धुंध और कोहरे की स्थिति में होते हुए अचानक ये जहाज आगे चल रहा था, ये जहाज पीछे था। अचानक चलते चलते क्या हुआ कि ये वाला जहाज जब नजदीक आया तो इसमें जो इसका कैप्टन था उसने देखा कि अरे बहुत कम डिस्टेंस बचा है, दूसरे जहाज बी से टक्कर हो जाएगी। और उसने देखा अरे सी भी यहां पर साइड में है। अब इसके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन भी आपको चुनने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो ये राइट टर्न कर ले, राइट टर्न करे, या ये लेफ्ट टर्न करे, लेफ्ट टर्न करे। अगर ये लेफ्ट टर्न करता है तो इससे टक्कर होगी, अगर राइट करता है तो नाव से टक्कर होगी। अगर लेफ्ट टर्न करता है तो 3500 और 2000 आदमी जो बैठे हैं ये दोनों पलट जाएंगे, क्योंकि बड़े जहाज में टक्कर होगी तो वो बैलेंस, वहां कोई सपोर्ट नहीं है, पानी में पलटना ही है। इसके कैप्टन को ये बात पता है, कोई साधारण आदमी नहीं, वो जहाज चला रहा है और इनकी कोई भूमिका नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं, सब खेल इसकी तरफ से हो रहा है। और ये भी अचानक आ गई परिस्थिति, इसने प्लान नहीं किया था ऐसा। अगर इधर टर्न करता है तो इसको पता है कि ये 15 लोग मर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं हम बचाने की, लेकिन मर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े जहाज की टक्कर है ये, एक छोटी सी नाव में। ट्रक अगर साइकिल में टक्कर मारेगा तो क्या होगा साइकिल, वही हालात, चीजें समझने की हैं। तो अब ये इस स्थिति में चल रहा है। अब आप लोग बताइए, आप लोग देख रहे हैं, अपने मन में सोच के बताइए किस तरफ टर्न करना चाहिए। एक कॉमन पर्सनालिटी, एक जो एवरेज सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, वो कहेगा कि हम सी की तरफ टर्न करेंगे। एक मानवतावादी, एक सामान्य मनुष्य अगर बेबसी है कि अब दो में से एक ही चुनना है तो उसने सी की तरफ सोचेगा। और ऐसा ही इसके कैप्टन ने भी सोचा और शिप को राइट साइड टर्न किया। जैसे टर्न किया ये नाव जो है डूब गई और 15 लोग मर गए। बाकी से इधर हो गया तो इधर से तिरछा होकर निकल गया। जो ये 15 लोग मरे, इनके परिवार ने मुकदमा किया कैप्टन ऑफ शिप ए, इसके खिलाफ मुकदमा किया। कारण क्या है कि जो रेस्पोंडेंट होता है, जो रेस्पोंडेंट सुपीरियर का एक सिद्धांत है कि प्रमुख को उत्तरदायी ठहराया जाए। हेड ऑफ द सिस्टम इंचार्ज जो होता है, जिसे हम इंचार्ज कहते हैं, उसी को दोषी ठहराया जाता है। अगर जिले में दंगे भड़क जाएं तो डीएम और एसपी हटाए जाते हैं, सिपाही और दरोगा और ये सब नहीं हटाए जाते, लेखपाल लोग। जब भी हटाया जाएगा तो डीएम और एसपी, क्योंकि वो उत्तरदायी है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर एक सिद्धांत है, टॉर्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि कैप्टन ऑफ शिप ए के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस मुकदमे में इन्होंने इसी धारा का बचाव लिया
इन्होंने कहा कि मैं ये जानता था कि नुकसान होगा, और बिना किसी आपराधिक आशय के, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को मारूं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी कोई नफरत नहीं थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ज्यादा लोगों की जान बचा ले जाऊंगा, और इस उद्देश्य से मैंने ये कार्य किया, और ये डूब गए। इस धारा की वजह से कैप्टन ऑफ शिप ए को बचाव मिला। न्यायालय ने कहा कि इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है और इसके माध्यम से हम ये समझते हैं। अब इसको इजी टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? इसको इजी टर्म में हम लिख सकते हैं कि एक अपहानी, अपहानी माने नुकसान या क्षति या डैमेज अंग्रेजी में कहते हैं, एक अपहानी को रोकते हुए, रोकने के लिए, रोकने या निवारण के लिए जानते हुए बिना किसी, इसको लिख लेना, यह आसान परिभाषा है, जानते हुए बिना किसी आपराधिक आशय के, आपराधिक आशय के दूसरी अपहानी करना। ये एक इजी लैंग्वेज में परिभाषा निकल करके आई कि एक नुकसान होने की बात को जानते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, एक अपहानी, नुकसान या क्षति को रोकने के लिए या उसके निवारण के लिए जानते हुए बिना किसी आपराधिक आशय के दूसरी अपहानी या नुकसान करना, ये इस धारा का सार है। यही होता है इस धारा के अंतर्गत, इसी चीज के लिए बचाव प्रदान किया जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा समझ में आया होगा। इसका हमने अभी समुद्र के स्तर पर जो है देखा, इसका हमारी जमीन के स्तर पर भी चीजें हो सकती है। जमीन के स्तर पर कैसे होगा देखते हैं। जमीन के स्तर पर कैसे होगा? मान लीजिए ये सड़क है, इस सड़क पर एक बस जा रही है, मान लो एक बस जा रही है सड़क पर, ये बस है, चली जा रही है। यहां से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे चले आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है और इनकी संख्या 150 है। ये 150 बच्चे चले आ रहे हैं एक लाइन से। यहां पर एक बुजुर्ग आदमी साइकिल से जो है, एक वृद्ध आदमी साइकिल से जा रहा है। कंडीशन समझिए, ये जमीनी हकीकत है। अब जैसे ही वो यहां पे बस आई, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ड्राइवर ने ब्रेक लेने का प्रयास किया और इसका क्या हो गया? ब्रेक फेल हो गया। अब कंडीशन आपके पास, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, क्योंकि इस बस में 70 से 80 आदमी हैं, 80 लोग बैठे हैं। अब आपके पास फिर दो ही ऑप्शन क्रिएट हो गए।
कि अगर आप बस बस तो अपनी साइड में चल रही है, बच्चे गलत साइड में है, रॉन्ग साइड है। बस तो अपनी लेफ्टवर्ड्स ही जा रही है, बच्चों को इस साइड में होना चाहिए था, बच्चे उस साइड में। अब अगर बस सीधे जाती है तो ये 150 बच्चों में से कितने बचेंगे कितने नहीं बचेंगे कुछ कंफर्म नहीं है। शायद इसमें से 60 70 80 मर भी जाए। और अगर ये बस को इधर टर्न करता है तो ये दादाजी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी कहां जाएंगे। और अगर हम ये कहते हैं बस को यहीं कुदा दे तो नीचे गिरेगी, तो ये 60 70 बैठे इसमें पता नहीं कितने मर जाएंगे। ऑप्शन नहीं है। बस अब धारा को याद कर लीजिए। एक अपहानी के निवारण के लिए बिना किसी आपराधिक आशय के जानते हुए अन्य अपहानी करना। ये जान रहा है कि अगर मैंने बस इधर मोड़ी तो ये दादाजी को चोट पहुंचेगी, हो सकता मर ही जाए, हो सकता बच भी सकते हैं। हॉर्न दिया इसने, 60 की स्पीड में गाड़ी है, हॉर्न दिया, हॉर्न देते 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 दादाजी ने सुना ही नहीं और इनको टक्कर लगी, ये गिरे और मर गए। इस परिस्थिति में जो कंडीशन यहां पैदा हुई है, इसमें इनको बचाव मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो अच्छी बात। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये घटनाक्रम। इस धारा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण केस भी है, जो आज तक की मानव सभ्यता का सबसे खराब केस है। हालांकि अब दुनिया में बहुत सारी बातें खराब होने लगी। अब श्रद्धा काटी जाती है, साक्षी को भी मारा जाता है, और महाराष्ट्र में एक आदमी ने अपनी 40 वर्ष की प्रेमिका को मार के, काट के, कुकर में उबाल के उसकी बिरयानी बना के कुत्तों खिला दिया। अपराधियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि साक्षी और श्रद्धा हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाते हैं, लेकिन जो मुंबई में हुआ था वो हिंदू था, उसने अपनी प्रेमिका को मार के काट के किया। तो ये जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मानवता का, मुद्दा है सोच का, मुद्दा है आपकी अप्रोच का जीवन के प्रति, कि आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, क्या वैल्यू है इंसान की आपकी नजर में, कौन सा संबंध इतना गहरा है कि जहां पर हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं, और कहां इतना हल्कापन है। जो आपके साथ पत्नी की तरह रही उसको मारा, काटा, उबाला, मतलब सारी सीमाएं क्रॉस हो चुकी है। फिलहाल ऐसा ही केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम देखें। इस केस का नाम है आर बनाम डडले स्टीफेंस आदि 1884। इतना पुराना केस। आर बनाम डडले स्टीफेंस। इस घटनाक्रम में क्या हो रहा है, इसमें भी एक जहाज है, एक एक नाव है, और एक बहुत बड़ा जहाज है। एक छोटी सी नाव है, नाव भी बड़ी हो गई है लेकिन ठीक है। अब हो क्या रहा है यहां पर, घटनाक्रम देखिए। ये भी समुद्र की घटना है। ये शिप डूब गया। इसमें लाइफ सेविंग बोट टंगी रहती हैं। नाव थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी, इसको मिटा देता हूं क्योंकि नाव छोटी होनी चाहिए थी ये वाली। लाइफ सेविंग बोट छोटी छोटी होती है। पहले जहाज बनाने जा रहा था लेकिन बाद में नाव बना डाला। छोटी सी बना देता हूं, ये अब ठीक है। ये नाव जो है इसी में लटकी रहती हैं बड़े बड़े जहाजों में, इमरजेंसी के लिए, कि अगर कभी कुछ ऐसा हो तो लोग इनमें बैठ के अपनी जान को बचा लें। आप टाइटैनिक फिल्म को याद करिए, टाइटैनिक फिल्म में भी यही हुआ था,
वो जो हीरोइन बची थी वो इसी वजह से बची थी क्योंकि उसके हीरो ने उसको उस नाव में बैठा दिया था और खुद पानी में लटका रहा और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। ऐसी ही कंडीशन यहाँ है कि ये जहाज डूब गया और डूबने पर चार लोग कौन से? एक का नाम है डडले, दूसरे का नाम है स्टीफेंस और तीसरे का नाम है ब्रुक्स और चौथा था जिसके बच्चे का नाम रिचर्ड पार्कर। ये 4 लोग। इस बच्चे की आयु थी 11 वर्ष। कुछ जगहों में 17 वर्ष भी दिखती है, 11 वर्ष मान। ये 3 वयस्क और एक बच्चा इस नाव में सवार हुए। क्योंकि लाइफ सेविंग बोट थी तो उसमें कुछ हल्का फुल्का नाश्ता टाइप का चीज पड़ा रहता है, जैसे फ्राइड फिश पड़ी रहती है, कुछ जो है पानी के पाउच पड़े रहते हैं कि 2-1 दिन काम चल सके, इससे ज्यादा नहीं। ये लोग इस नाव में बैठे और समुद्र में नाव चलाने लगे। चूंकि ये सब समुद्र में गिर गए, पहले गिरने के बाद नाव पकड़े तो सबके अंदर समुद्री पानी भर गया। समुद्री पानी बिल्कुल नमकीन होता है, तबीयत खराब हो गई सबकी, लेकिन फिर भी उसमें बैठना ही था, जीवन बचाने का प्रयास करना था, किया। अब सब नाव में चलने लगे। जो उसमें कुछ था तो उसमें इन्होंने फर्स्ट डे खाया, सेकंड डे खाया, थर्ड डे खाया, ऐसे खाते रहे और इसके बाद इनके पास 10वां दिन आ गया। दिनों की संख्या पे ना जाकर के कुछ किताबों में 20 दिन की कहानी दिखाते हैं, कुछ में 7 ही दिन दिखाते हैं, उसमें ना जाके सिंपल समझेंगे बात को क्या हुआ। 10वें दिन जब कुछ खाने को नहीं बचा, परेशान हो गए, तो डडले ने ब्रुक्स से कहा कि क्यों ना इस लड़के को मारा जाए और मार करके इसको खाया जाए। अगर हम इसे मार कर खाते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाएगी, तो वैसे बीमार लग रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि एक ही नाव में 4 लोग, 3 डिसाइड कर रहे हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं मार के खाने की, उसकी मनोदशा क्या होगी। लेकिन ये बात हो रही थी। ब्रुक्स ने मना कर दिया, कहा नो, नहीं। चलता रहा। 11वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 13वां हो गया, 19वां दिन हो गया, 20वां दिन आ गया। अब इंतहा हो गई। भूख भी आदमी की बहुत खराब होती है। आदमी कहता पेट पालना है। इस पेट पालने के लिए कितने कर्म आदमी करता है ये समझ में नहीं आता। अगर किसी को देखना है कि पेट पालने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है तो वो है पिता, बाप करता है। कभी नहीं कहता कि हाँ हमने इतनी मेहनत की है, हम इतनी धूप में टहले हैं, हम ऐसे परेशान हुए हैं। हमको सबको माँ का दर्द दिखता है क्योंकि माँ घर में रहती है, खाना बनाती है, दोनों हमारे लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बाप मरता रहता है, अपने चेहरे की तमाम सिकन को खत्म कर देता है और हम लोगों को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए प्रयास करता है। और बच्चे बाप को समझ नहीं पाते और जब समझते हैं तब तक बाप दुनिया से चला जाता है। यही दुर्भाग्य है। यहां भी ऐसी घटना थी कि इन लोगों ने इस बच्चे को मार के खाने का प्रोजेक्ट बना लिया। अब सोचिए, ये 20वां दिन आ गया। 20वें दिन ये सब भूख से तड़प रहे थे, बच्चा भी तड़प रहा होगा। अगर ये तड़प रहे थे तो वो भी तड़प रहा था। और 20वें दिन डडले सबसे ज्यादा भुक्खड़ यही था। इसने जो है स्टीफेंस से कहा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम खाएंगे मार के इसको। और स्टीफेंस तैयार हो गया। 20वें दिन इन लोगों ने पार्कर को मार दिया। और 4 दिनों तक, 4 डेज, उसका मांस खाया। चार दिन बाद क्या हुआ, इनको तट मिल गया, यानी ये कोस्टल एरिया में पहुंच गए। तट मिल गया और तट मिलने पर इनको पुलिस वहां खड़ी थी। पुलिस ने इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया। पूछा क्या कितने लोग थे, बताया इन्होंने। ये लोग, अंग्रेजों में एक अच्छी बात भी होती है कि ये लोग
कानून का सहारा तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा छिपाते पाते नहीं है। हमारे यहाँ वाले आदमी रहे होते, मान लो कोई एक कलाकार ग्रुप मिला होता, पता 3 ही थे, चौथी चक्री करते, सब तो खा के बैठे हो, क्या बचा उसका? आंत फांत सब खा गए, कुछ बचा ही नहीं, और जो बचा तो समुद्र में डाल दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि 4 लोग थे, चौथा कहाँ है? बोले हमने उसको खा लिया। जैसे ये बोला वैसे ही क्रिमिनल का मुकदमा तैयार हो गया, हत्या के अपराध को गठित मान लिया गया, और उस समय की तत्कालीन धारा सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इस केस ने मानव को खा लिया, और किस लिए खाया? अपना जीवन बचाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को खा लिया। ये राक्षसों में सुना जाता था, इंसानों में तो नहीं सुना जाता था। सभ्य समाज में सुना गया 1884 में। अगर यही 5000 बीसी में सुना जाता, 10,000 बीसी में सुना जाता, तो लगता कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 1884 में ये सुना गया, और जब ये बात सुनी गई तो बड़ा मुद्दा था। मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई। ये जो तीनों के तीनों थे, ये बड़े आदमी थे, बड़े इकोनॉमिकली रिच। इनके एडवोकेट्स ने कोर्ट में आकर के कहा कि जो भी काम हुआ है ये आत्म संरक्षण की परम आवश्यकता थी, एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू सर्वाइव। अगर हम ये नहीं करते तो हम बचते ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, भूख से मर रहे थे। और अगर हम बच्चे को नहीं मारते तो बच्चा अपने आप मर जाता, क्योंकि वो बीमार था। ये सब तर्क दिया गया। इन्होंने कहा कि आत्म संरक्षण की परम आवश्यकता, परम आवश्यकता किस चीज की? आत्म संरक्षण की, अपने आप को बचाने की परम आवश्यकता ये थी। कोई और ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। ऐसे में हमने ये कार्य किया। न्यायालय महारानी का न्यायालय था। न्यायालय ने बहुत ही गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति को मार के खाना, एक निर्दोष व्यक्ति को मारना, यही अपराध हो गया, और फिर उसे खाना, ये जघन्य पे जघन्य अपराध है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। और अदालत ने इन तीनों को मृत्युदंड दिया। इन तीनों को क्या दिया गया? मृत्युदंड। ये केस है आपका। अब इस केस में जो परीक्षा का क्वेश्चन निकल करके आया और चीजें निकल करके आई, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये निकला आत्म संरक्षण के परम आवश्यकता का सिद्धांत। एक सिद्धांत तो ये निकला एब्सोल्यूट नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ये निकल करके आया। दूसरी बात, इन्होंने जो तर्क दिए उन तर्कों में ये भी बात कही थी कि एक अपहानी के निवारण के लिए दूसरी अपहानी हमने की है। हम जानते थे बच्चे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन हम अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि 3 लोग बच जाएंगे, एक मर जाएगा, ठीक है। ये सब तर्क उचित नहीं होते हैं। और न्यायालय ने यही कहा कि एक निर्दोष को मारकर परम आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता, का बचाव नहीं लिया जा सकता। जैसे हमने जहाज में आपको दिखाया था, जैसे हमने सड़क में दिखाया था कि वहां एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी, लेकिन वहां उद्देश्य क्या था? वहां किसी को मारना नहीं था। वहां जानते हुए भी बिना विधिपूर्ण आशय के कि हम कोई अपराध करने जा रहे हैं, कोई हमारा आपराधिक आशय ही नहीं था, फिर भी हमने तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना कि हम क्या कर सकते हैं। हम बचाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ किसी को बचाने का प्रयास नहीं, स्वयं को बचाने का प्रयास हो रहा था। हम अपने को बचाने के लिए किसी दूसरे को नहीं मार सकते, हमारी विधि यही कहती है। विधि का मानना है कि अगर हमें मरना है और किसी दूसरे को हम मार के अगर हम बच जाते हैं तो वो दूसरे को मारने का अधिकार हमें नहीं है, हमें मरना हो मर जाए। तो हम अपने को बचाने के लिए दूसरे को नहीं मार सकते, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ये कहता है कि जब आप पर कोई हमला करे तो हमें उसके खिलाफ जवाब देना है, ये है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। लेकिन किसी ने हमला किया ही नहीं है, हम ही हमला करने के लिए घूम रहे हैं, तो फिर ये हमें बचाव मिलने वाला नहीं है।
अटैकर को डिफेंस नहीं होता है, अटैकर को बचाव नहीं होता है, अटैक जिस पर होता है उसको बचाव होता है। क्लियर हो रहा है? तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये एक बड़ा केस है, आर बनाम डडले स्टीफेंसन। कई जगहों पर डडले की जगह डुडले भी मिलता है, डुडले, तो उससे कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा केस है, बहुत पुराना केस है और मानव सभ्यता का सबसे खराब केस माना गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आने के लिए आ सकता है कि आर बनाम डडले स्टीफेंसन का मामला किस धारा से संबंधित है, एक ये आ सकता है, या किस धारा में इस केस का जिक्र किया गया है, ये आ सकता है। इन दोनों को याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। या ये आ सकता है कि आत्म संरक्षण की परम आवश्यकता के सिद्धांत का उल्लेख किस केस में हुआ है, आर बनाम डडले स्टीफेंसन में हुआ है। ऐसे करके आपको चीजों को याद करना चाहिए। समझ में आ रहा होगा? हम लोग आगे चलते हैं। इसके इलस्ट्रेशन को भी देख लीजिए, दृष्टांत। ये परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बड़े अग्निकांड के समय, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है, यानी जो आसपास के घर थे उनको गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि रोके जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो उस अपराध का दोषी नहीं है। अब क्या समझे आप? मुझे तो नहीं पता, समझने का प्रयास करिए। मान लो ये एक छोटा सा शहर है। इस शहर में बहुत सारे घर बने हुए हैं, ये गलियां गई हैं, ऐसे गलियां निकली हैं, ऐसे हैं, यहां बस्तियां बसी हुई हैं। इस लोकेशन में किसी घर में या कुछ घरों में आग लग गई है, यहां फायर है, यहां पर है। उसने देखा कि अगर हम अगल बगल के एक दो घर इसी पे गिरा दें या घर इसी पर गिर जाएं तो ये आग बुझ जाएगी, या आग फैल नहीं पाएगी, नहीं तो एक से दूसरे से तीसरे पूरे शहर में आग लग जाएगी। तो उसने इस उद्देश्य से इस पर जो है कुछ ऐसा किया जिससे कि आसपास के घर इसी के ऊपर गिर गए या अगल बगल के गिर गए और आग बुझ गई। अगर उद्देश्य ये है तो फिर के द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं। ये धारा कहती है कि अगर उसने इस उद्देश्य से किया है कि लोगों की संपत्ति और जीवन को बचाने के लिए किया है और अपहानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, इतनी आसन्न थी, इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी लगी हुई थी कि अगर नहीं करता तो नुकसान हो जाता, तो फिर उसे जो है अपराध नहीं माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, यही पूछा जाता है कि द्वारा किया गया कार्य क्या है या के संदर्भ में बताइए, तो उस अपराध का दोषी नहीं। समझ में आ गया होगा? प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के एप्लीकेशन पर अभी कुछ नए कोर्सेज आए हैं और हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम पर चल रहे हैं। उसमें ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए लाए गए हैं। उन कोर्सेज में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यूपीएसआई के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए कोर्सेज आए हैं। अलग अलग फीसेस हैं और दिवाली के अवसर पर जैसे सभी संस्थाएं करती हैं, हालांकि हम लोग ये सब नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों ने भी अपनी टीम के विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि विद्यार्थियों के संदर्भ में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, और उसमें हम लोगों ने भी तमाम ऑफर किए हैं। बहुत न्यूनतम फीस पर बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई। तो जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं कभी या हमसे जुड़े हुए हैं या मिशन के अध्यापकों के अध्यापन शैली से प्रभावित हैं, उन्हें समझ में आता है, तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन में जाएं, उस ऐप्स को डाउनलोड करें और उस कोर्स में देखें, विजिट करें क्या है, कैसी चीज़ें हैं, फिर अपने हिसाब से स्वयं निर्णय लें। आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 धारा 82 है ये। अगर हम आईपीसी की धारा की बात करें तो आईपीसी की धारा क्या है? ये 82 है।
सेक्शन 82। इस सेक्शन 2 लाइन की धारा है, छोटी सी धारा, ध्यान दें। हेडिंग कहता है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। कहा गया है कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है। सेक्शन 20 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age। अगर 7 वर्ष से कम की आयु का है, 7 वर्ष से कम, इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। सात वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य अपराध नहीं। जो विधि है, जो हमारा कानून है, जो लॉ है, इसमें 7 वर्ष से जो कम का बच्चा होता है, 7 वर्ष से कम, इसे कहा जाता है अक्षम गुड़िया। अक्षम गुड़िया अंग्रेजी में कहते हैं डॉली इनकैपेक्स। यानी ये अक्षम है, ये अपराध करने में समर्थ ही नहीं है। ये डॉली इनकैपेक्स है, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि ही और सी कैन डू एनी क्राइम। तो 7 वर्ष से कम बच्चे के कार्य को अपराध नहीं माना जाता। अब उस 7 वर्ष से कम में चर्चाएं बहुत सारी हुई। तो 7 वर्ष से कम में 7 वर्ष तक का भी शामिल है। यानी 7 वर्ष से कम में 7 वर्ष तक, यानी जिसका आज हैप्पी बर्थडे है, आज 7 साल का हो रहा है, और आज ही उसने कोई ऐसा काम कर दिया इसमें कोई आदमी मर गया, तो भी इसे उसी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये 7 वर्ष से कम में 7 वर्ष तक का भी बच्चा आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स के आधार पर बात निकल करके आई, तो इसे भी याद रखें। इन 3-4 बातों को देखें। एक्चुअली जब ये कानून बना था, आईपीसी जब बनी थी 1860 में, तब ये महसूस किया गया था कि 7 वर्ष से कम का बच्चा डॉली इनकैपेक्स होता है। अभी जब 2023 में भी ये चीजें निकल करके आई हमारे पास, बीएनएस 2023 जब आई, तब भी इस बात को माना गया, कहा गया कि नहीं, बच्चा अभी 7 वर्ष तक के बच्चे बहुत अबोध होते हैं। हालांकि अबोध तो होते हैं, सभी बच्चे तो अबोध नहीं होते, कुछ तो बहुत एक्स्ट्रा माइंड होते हैं। अभी हम एक बच्ची पैदा हुई थी, एक हमारे परिचित हैं, उनके हम गए, बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने बुलाया, लक्ष्मी आई हैं, भैया लक्ष्मी आई है। तो हमने कहा ठीक है, मैं आता हूँ शाम को। आज गया शाम को बिटिया के पास, लेटी हुई थी वो, बैठे थे। हमने कहा लाओ देख ले। उठाना तो होता नहीं है, चूंकि छोटी छोटी होती है, नए होते हैं, तो वो छुआ छाई नहीं करना होता, लेकिन दूर से देख सकते हैं। तो देखे उसको, तो ना मुस्कुरा रही थी, ना कुछ, उंगली ऐसे किए, तो कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस आराम से मोक्ष की स्थिति में लेटी रही। फिर हमने मोबाइल निकाला और दूर से हमने ऐसे मोबाइल दिखाया, तुरंत अपना हाथ मोबाइल की तरफ पकड़ने के लिए उठी, वैसे हाथ किया उसने। मैंने कहा इसको इन चीजों में इंटरेस्ट है, हमारे जैसे इतने मोटे तगड़े आदमी में इंटरेस्ट नहीं। बच्चे टेक्नोलॉजी को देखते हैं, नई नवीनता देखते हैं। मोटे पतले तो देख ही रहे, सवेरे से अंदर बाहर कर रहे हो, डॉक्टर को देखा, इसको देखा, यह सब यही लोग घूम रहे हैं, ये है नया आइटम। उसने उसको देखा, मुस्कुराया। थोड़ी देर हमने ऐसा किया, क्योंकि छोटा बच्चा था तो फिर बहुत देर वहां नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाइब्रेशंस होते हैं और तमाम नेगेटिव एनर्जी जाती है बच्चों में। तो कहने का मतलब क्या, बच्चे फास्ट हो रहे हैं। वो वाले बच्चे नहीं है जो नाक में उंगली डाल के बैठे रहते थे गाँव में, नाक में उंगली डाले हुए है, कीड़ा भिड़ना रहा है, मार दे रहे हैं चीटी, ये नहीं, धूल में खेल रहे हैं, वो बच्चे नहीं। बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। अब तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने होंगी। एक अभी घटना कुछ साल पहले आई थी कि एक बच्चे ने अपने पिता के सिर पे इतनी तेज चाकू का प्रहार किया कि एक प्रहार में ही उनका पिता मर गया। और बच्चा 6.5 या 7 साल का था, 7 साल के अंदर वाला था मतलब।
6:30 से ऊपर, 7 के अंदर वाला। इतना तेज सोते में मारा उसने अपने पिता के सर पे कि एक ही चाकू घुस गई अंदर, वो मर गए। तड़पे अड़पे भी नहीं, पता नहीं कहां ऐसा निशाना मिला के मारा कि एक ही में उनका काम हो गया। और 15 दिन तक उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हम ही मारे हैं। 15 दिन वाले के चुपचाप बैठा रहता था मुंह फुलाए। इसके बाद 15 दिन बाद उसने अपनी मम्मी से बोला, हमने पापा को मार दिया। तो उसने पूछा, पापा को तुमने मारा है? सब लोग समझ गए पता नहीं कौन मारा। किसी को बच्चे पे अंदाजा ही नहीं था बच्चा भी इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। और मां ने पूछा, तुमने क्यों मारा? बताया कि पापा ने तुमको मारा था। पापा ने तुमको मारा था? बोले कब मारा था? बोले जब पनीर की सब्जी नहीं बनाई थी, उनके दोस्त आ गए थे, उनको याद आया कि हाँ एक दिन ऐसे हुआ था, तो उन्होंने हमको धक्का दे दिया था पीठ में, ऐसे बेइज्जती करा रही हो। कहा तुमने मार डाला? कहा हाँ हमने बदला ले लिया। अब देखिए, जिसने पैदा किया जा रहा उसी से बदला ले लिया। ऐसी औलादें पहुंच गई, अगर कहीं पैदा हो गई तो समझ लीजिए क्या खतरनाक कंडीशन है। तो जब शादी विवाह आपकी हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसी महान विभूतियां आपके अगल बगल तो कहीं सुन तो नहीं रही हैं कि मान लो चलो तुम अपने पति पत्नी लड़ाई कर रहे हो, किसी मुद्दे पर बातचीत हो रही हो, ये सुलझ जाए, मम्मी को ऐसा बोला, बदला ले ले। तो इसलिए ध्यान रखना, बच्चे अपने ही हैं। तो कहने का मतलब उस बच्चे ने जो कार्य किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट नहीं आया था, कोई अंगूठे का निशान नहीं आया था, उंगली का निशान नहीं आया था, छोटे बच्चों के आते भी नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी विधि मानती है कि 7 वर्ष तक के बच्चे अबोध होते हैं, अक्षम होते हैं, इसलिए उनके कार्य को हम अपराध नहीं मान सकते। क्योंकि धारा याद रखना है। परीक्षा का क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो सिंपली पूछ लेते हैं कि भाई 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य कहाँ है? तो धारा 20 में है। पुरानी धारा में कहाँ? 82 में है। फिर पूछते हैं वो कि डॉली इनकैपेक्स कहाँ बताया गया है? तो धारा 20 में बताया गया है। ठीक है ना? इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे में कितनी वर्ष तक का बच्चा शामिल है? तो 7 वर्ष तक का बच्चा शामिल है। ये भी आप याद रख लेंगे, तो इतनी चीजें कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, 2-2, 3-3 धाराएं पर डे हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी ग्रेस्पिंग पावर भी प्रॉपर बनी रहे और अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा, इसे अपने दिमाग में रखिएगा क्या क्या बताया जा रहा है। एक एक बार धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो तैयार हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट पर काम करिए, अपने जीवन पर काम करिए, बड़े सपनों को लेकर चलिए और उन्हें साकार करने का भी प्रयास करिए। खाली पढ़ना, रहना, घूमना, टहलना इंपॉर्टेंट नहीं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना भी इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें, जीवन पथ पर आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।